डियर स्टूडेंट्स, ये एल्गोरिदम है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का, और अब मैं इसका एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। इसका टाइम एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेट्स सपोज इस स्टेटमेंट की कास्ट है C1। ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी कास्ट का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी भी मशीन पर इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करूँ तो सपोजिशन ली है मैंने कि इसकी जो टाइम है वो C1 है, और अब ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, इसके नंबर ऑफ टाइम्स देखें 2 to n, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू n। यानी क्योंकि इसमें अगर ये 1 से स्टार्ट होती, 1 to n होती, तो n टाइम एग्जीक्यूट होती, n टाइम्स। क्योंकि अब ये 2 से एग्जीक्यूट हो रही है तो ये बनेगी n-1। और मैंने आपको बताया था कि हेडर जो है वो एक दफ़ा फॉल्स के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू टाइम्स, और 1 टाइम फॉल्स के लिए भी होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा n। अब ये क्योंकि फॉर की बॉडी में ये स्टेटमेंट्स हैं तो हेडर एक दफ़ा ज़्यादा एग्जीक्यूट होती है, एक दफ़ा ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है, तो बॉडी सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होती है। तो इसकी अगर कास्ट C2 है स्टेटमेंट नंबर 2 की, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी n-1 टाइम्स। और इसी तरीके से ये भी फॉर की बॉडी में है, अगर इसकी कास्ट है C3 तो ये भी n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो वाइल का है। नेस्टेड लूप का जो है ना, यहाँ पर कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। आप देखें फॉर के अंदर आपकी वाइल लूप है, तो लूप विद इन लूप है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नेस्टेड लूप आ जाए तो समेशन, मोस्टली समेशंस इन्वॉल्व होती हैं आपकी। तो अब ये देखें, ये लूप अभी मैंने आपको प्रोसीजर पूरा समझाया था कि ये मैक्सिमम कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। लेट्स सपोज अगर इसका मैक्सिमम केस देख लें, जैसा कि आपने j = 5 सेलेक्ट किया था 1, तो उसको आपने पहले j = 4 के साथ कंपैरिजन किया, फिर j = 3 के साथ कंपैरिजन किया, फिर i = 4 के साथ, फिर i = 3 के साथ, यानी इस डेटा के साथ, फिर इस डेटा के साथ, फिर i = 2 के साथ आपने कंपैरिजन किया, फिर i = 1 के साथ आपने कंपैरिजन किया, फिर i की वैल्यू 0 हुई, फॉल्स के लिए भी आपने चेक किया, और फिर ये टर्मिनेट हो गई। तो अगर j की वैल्यू हमारे पास 5 है तो आप देखें j i = 4, i = 3, i = 2, i = 1, तो j की वैल्यू 5 है तो 4 टाइम तो ये ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी। मैक्सिमम का केस देख रहा हूँ, 4 टाइम्स ट्रू के लिए, और 1 टाइम जो है ये फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगी। ये ट्रू के लिए एग्जीक्यूट हुई, और 1 टाइम जो है ये फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगी। ये मैक्सिमम का केस समझा रहा हूँ। तो टोटल 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई। तो इसका मतलब है j की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर भी आप देखें 5 आपके पास आ रहा है, तो यानी j टाइम मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगी अगर आपको उसकी जो लोकेशन है बिल्कुल स्टार्ट में अगर मिले अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो इसका मतलब अगर इस स्टेटमेंट की कास्ट है C4, तो टोटल कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी आप देखें। आप देखें आपने j की वैल्यू जब 5 सेट की तो मैक्सिमम आपकी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी ना, तो टोटल कितने दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से आप जब j = 5 को चेक करें, फिर इससे पहले आपने j = 4 देखा होगा, उससे पहले आपने j = 3 देखा होगा, ये तो मैंने आपको एक केस समझाया। तो क्योंकि ये लूप तो 2 to n एग्जीक्यूट हो रही है, यानी पहले सेकंड लोकेशन सेलेक्ट हुई, फिर थर्ड सेलेक्ट हुई, फिर फोर्थ सेलेक्ट हुई, फिर फिफ्थ सेलेक्ट हुई, फिर सिक्स। तो आप इन सब को आखिर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एवरी टाइम मैक्सिमम ये j टाइम एग्जीक्यूट होती है। ये j टाइम्स मैंने आपको समझाया है, आपको जैसा कि मैंने समझाया कि मैक्सिमम का केस ये होगा कि ये j टाइम्स जाएगी। अगर j की वैल्यू 5 है तो j टाइम्स, 4 टाइम्स ट्रू के लिए, 1 टाइम फॉल्स के लिए। तो j की जब वैल्यू 2 होगी, अब हमें पता तो नहीं है, ये तो कंडीशनल लूप है, ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट हो सकती है, 2 दफ़ा भी एग्जीक्यूट हो सकती है, 3 दफ़ा भी, और मैक्सिमम सारे कंपैरिजन करने के बाद इनिशियल लोकेशन तक भी आ सकती है। तो जब j = 2 के लिए जितने टाइम एग्जीक्यूट हुई टाइम्स, फिर j = 3 के लिए जितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुई, जब j = 3 हुआ तो फिर ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुई, आप आखिर में टोटल कितनी एग्जीक्यूट हुई आप सबको ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने इस समेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी j की वैल्यू के लिए कितने दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पर इसलिए मैंने मैक्सिमम का केस देख लिया है।
मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम का केस देख लिया है मैंने, एक ले लिया केस जिसका जे के में वैल्यू मैंने 5 सेलेक्ट की थी, तो 4 कंप्लीट कंपैरिजंस हुए थे, फिर आई की वैल्यू 0 हुई थी, यहाँ पर फॉल्स हुई थी और ये टर्मिनेट हो गई थी। तो 4 टाइम्स ट्रू 1 टाइम फॉल्स, तो टोटल 5 टाइम्स बने, तो जे की वैल्यू 5 थी तो ये 5 टाइम्स बने, तो यानी जे टाइम्स मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगी। और जे की वैल्यू को हमने स्टार्ट लेना है 2 से और कहाँ तक जाएगी, n तक। अब इसके बाद जो बॉडी ऑफ जो लूप है इसको अगर आप 5 कह लें, इसकी कास्ट C5 है, तो ये जो है क्योंकि सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इस जे में 1 माइनस हो जाएगा, यानी फॉल्स का केस माइनस कर लेंगे, तो j इज इक्वल टू 2 to n। और फिर ये भी वाइल की बॉडी में है स्टेटमेंट नंबर 6, तो अगर इसकी कास्ट है C6 तो ये वाइल की बॉडी में है, तो इसमें भी ये सिर्फ ट्रू के केस के लिए एग्जीक्यूट होगी। अब वाइल के केस आपने एवेल्यूएट कर लिए, एंड वाइल के बाद फिर आप फॉर में आ जाएंगे, तो फॉर की जो बॉडी है वो अगर हेडर n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो बॉडी जो है उसकी n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो अगर इसकी कास्ट C7 है तो अगेन ये n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अगर लोअर केस में लिख लें तो भी ठीक है। ओके, तो ये आपका बना n-1 टाइम। तो ये आप टोटल टाइम आप क्या बनेगा, टोटल टाइम Tn यानी टाइम का जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, C1 इंटू n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस C2 इंटू n-1 प्लस C3 इंटू n-1 प्लस C4 इंटू समेशन I j इज इक्वल टू 2 to n j प्लस C5 into summation j minus 1 where j is equal to 2 to n plus C6 into summation j minus 1 where j is equal to 2 to n plus और लास्ट में क्या होगा C7 into n minus 1। तो ये आपका जो है टाइम का टोटल फंक्शन बनेगा, टाइम का जो टोटल फंक्शन बनेगा वो आपका ये बनेगा, मैं इसको यहाँ पर ज़रा मैग्नीफाई करके लिख लेता हूँ ताकि आपको अगर नज़र नहीं आ रहा बोर्ड पर तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। C1 इंटू n टाइम्स प्लस C2 इंटू n minus 1 time plus C3 into n-1 time plus C4 into summation j time where j is equal to 2 to n plus C5 into summation j minus 1 where j is equal to 2 to n plus C6 into summation j minus 1 where j is equal to 2 to n, C6 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आखिर में C7 को n-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका टाइम फंक्शन हो गया जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। अगर ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से आप नोट कर लें। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं समेशंस को। डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसका टाइम एनालिसिस अब देखें हम कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जो कास्ट मैंने ली थी C1 और नंबर ऑफ़ टाइम्स इसके थे ट्रू के लिए n-1 और एक दफ़ा फॉल्स के लिए, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो n। तो इसी के से जो स्टेटमेंट नंबर 2 है क्योंकि ये फॉर की बॉडी में है तो ये सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हेडर n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो बॉडी n-1 टाइम, ये भी फॉर की बॉडी में स्टेटमेंट है लिहाजा ये भी n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। और क्योंकि ये नेस्टेड लूप बन रही है वाइल, तो नेस्टेड में मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि समेशंस का कंसेप्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल j की वैल्यू जब 2 होगी तो ये नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस होंगे, फिर जब j की वैल्यू 3 होगी तो फिर अगेन मल्टीपल कंपैरिजंस होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू 3-4 होगी तो फिर मल्टीपल कंपैरिजंस होंगे, 5 पर इस तरीके से मल्टीपल कंपैरिजन होंगे, आखिर में nth वैल्यू के लिए कंपैरिजन होंगे। तो टोटल कितने कंपैरिजन होंगे आप इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम समेशन सिंबल यूज़ करते हैं और क्योंकि हम j की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिहाजा इसकी
वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और लास्ट वैल्यू j की क्या होगी, n होगी हमारे पास। मैक्सिमम कंपैरिजन्स अभी मैंने आपको बताया है कि कितने होंगे, j होंगे, जिस तरह के अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको समझाया था कि मैक्सिमम कंपैरिजन्स ये j कैसे आएगा, अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हेडर इसका जो है, अगर समेशन j टाइम एग्जीक्यूट होगा तो बॉडी j-1 टाइम, और ये बॉडी भी इस तरीके से j-1 टाइम, क्योंकि ये सिर्फ ट्रू के केस में एग्जीक्यूट होगी, इसमें फॉल्स का केस माइनस कर देंगे। और फिर एंड वाइल के बाद दोबारा हम फॉर की लूप में आ गए हैं, तो जब हेडर n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये स्टेटमेंट n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो टोटल जो रनिंग टाइम होगा इसका, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, c1 इंटू n प्लस c2 इंटू n-1 प्लस c3 इंटू n-1 प्लस c4 इंटू समेशन j प्लस c5 इंटू समेशन j-1 प्लस c6 इंटू समेशन j-1 प्लस c7 इंटू n-1। तो ये आपका टाइम का फंक्शन आ जाएगा। अब आपने इसका जो है समेशंस को सॉल्व करना है। तो समेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो सबसे पहला, या इस तरह कह लें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है वो नेचर ऑफ डेटा है। यहाँ पर जब आप समेशन को सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपने बबल सॉर्ट में और सिलेक्शन सॉर्ट में जब समेशन को सॉल्व किया था तो वहाँ पर आपने देखा था कि मैंने डेटा चाहे कोई भी हो तो मैंने डेटा को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में नेचर ऑफ डेटा जो है, जो आपका इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा जो कि अरे में होगा, उसकी जो नेचर है उसके ऊपर जो है ये आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा, ये टाइम एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप समेशंस को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप इनपुट डेटा की नेचर को कंसिडर न करें। व्हाट डज इट मीन्स, इसको देखें, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास डेटा है 2 5 7 3 2 5 7 8, लेट्स सपोज ये 4 डेटा आइटम्स है। सबसे पहले मैं सेकंड लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा और उसको शुरू की तमाम लोकेशंस के साथ क्या करूँगा, उसकी जो प्रीसीडिंग लोकेशंस होंगी उनके साथ कंपैरिजन करूँगा। तो फर्स्ट कंपैरिजन के बाद ही मुझे पता चल जाएगा कि ये अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, लिहाजा इसकी जो है ना मूवमेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट यानी ये जो वाइल की लूप है ये सिर्फ हेडर एग्जीक्यूट होगा ओनली फॉर फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम ये लूप जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इसकी बॉडी जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर ही है। जब आप 7 को सिलेक्ट करेंगे और आप इसको प्रीसीडिंग डेटा आइटम्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट डेटा आइटम के साथ ही जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली AI इज़ ग्रेटर दैन टेम्प, और फिर ये जो है यानी फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगी, यानी हेडर अगेन एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा फॉल्स के केस में और ये बॉडी फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब आप फोर्थ लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और उसको प्रीसीडिंग लोकेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही कंपैरिजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, यानी ये वाली जो कंडीशन है फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगी। सिर्फ इसका मतलब है ये वाइल का जो हेडर है ये अगेन ओनली वन केस यानी फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगा और बॉडी अगेन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखें j की लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही थी, पहले j = 2 के लिए, फिर j = 3 के लिए और j = 4 के लिए। तो जब j की वैल्यू 2 थी ये वाइल की लूप सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट हुई फॉल्स के केस के लिए। जब j की वैल्यू 3 थी तो ये हेडर सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट हुआ है और वो भी फॉल्स हो गई, लूप जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। और जब ये j की वैल्यू 4 होगी तो अगेन जो है ये हेडर सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा फॉल्स के केस के लिए, यानी ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगी और ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो, अरे में डेटे की नेचर इस तरह हो कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तो फिर हेडर जो है सिर्फ एग्जीक्यूट होता है ओनली वंस फॉर फॉल्स, सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होता है, हेडर सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होता है।
और बॉडी जो है एग्जीक्यूट नहीं होती। बॉडी जो है वो जो है उसकी जो एग्जीक्यूशंस होती हैं, बॉडी ऑफ वाइल लूप, उसकी जो एग्जीक्यूशंस होंगी वो एवरी टाइम ज़ीरो होंगी। सिर्फ हेडर जो है एवरी टाइम जो है सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और वो भी फॉल्स के केस के लिए फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डेटा अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो ये लूप जो है वाइल जो है ये मिनिमम टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हेडर एग्जीक्यूट होगा और बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये जो मूवमेंट्स हैं डेटा की वो जो है उससे हम बच जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो उसके जो टाइम एफिशिएंसी है वो एल्गोरिथम की बढ़ जाएगी, क्योंकि कम टाइम लगेगा। सिर्फ हेडर ही एग्जीक्यूट हो रहा है और जो है मूवमेंट्स आपकी डेटा की जो मूवमेंट्स हैं या जो वो कंपैरिजंस करनी है अप्रोप्रिएट पोजीशन को फाइंड करने के लिए, फिर कंपैरिजन करने के बाद डेटा को मूव करना है, फिर उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो वो उन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। यानी डेटा जो है वो मूवमेंट नहीं होगी, तो लिहाजा कम से कम टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि हेडर जो है ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होगा और बॉडी की जो एग्जीक्यूशन होगी वो ज़ीरो होगी अगर डेटा आपका ऑलरेडी सॉर्टेड हो। लेकिन अगर हमारा डेटा अगर इस तरह हो, अगर हमारा डेटा इस तरह हो जाए, इनपुट डेटा फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो जाए 8 4 6 4 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 6 को सिलेक्ट करेंगे और प्रीसीडिंग लोकेशंस के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप j की वैल्यू जब 2 होगी तो i की वैल्यू 1 होगी, और ये कंपैरिजन होगा 8 मूव करेगा फर्स्ट लोकेशन पर आके जो है फिर 6 इंसर्ट होगा। तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम जो है आप 4 को जब सेलेक्ट करेंगे तो अगेन जो है पहले आप 8 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 4 के साथ कंपेयर करेंगे, मूवमेंट्स होंगी डेटा की, और 4 जो है इनिशियल पोजीशन पर आके इंसर्ट होगा। जब आप 3 को सिलेक्ट करेंगे तो अगेन आप प्रीसीडिंग लोकेशंस के साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पहले 8 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 4 के साथ मूवमेंट्स होंगी डेटा की 6 एंड देन 4, और फिर 3 जो है वो इनिशियल पोजीशन पर आके इंसर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर j की वैल्यू 2 है तो वाइल की लूप जो है वन टाइम ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी और i की लास्ट वैल्यू 0 होगी जिस पर ये लूप टर्मिनेट होगी, तो वन टाइम फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो j की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। जब आपकी j की वैल्यू 3 होगी तो 2 टाइम्स ये ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी। देखें ये 2 दफ़ा मूवमेंट्स होंगी, 2 मूवमेंट्स होंगी ना, पहले 8 मूव होगा फिर 6, और फिर जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहाँ पर ये लूप की वैल्यू कंडीशन की वैल्यू ये वाली फॉल्स हो जाएगी, और फिर जो है इसका मतलब ये 2 टाइम ट्रू के लिए 1 टाइम फॉल्स के लिए, तो हेडर फिर 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यानी j की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, j की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और जब आप j की वैल्यू को 4 कर देंगे, फोर्थ लोकेशन को आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 पोजीशंस के लिए ये कंपैरिजंस होंगे 8 6 और 4, 3 मूवमेंट्स होंगी, मैक्सिमम मूवमेंट्स होंगी, यानी 3 टाइम्स ये ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगा। लास्ट टाइम फिर i की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 3 + 1 ये 4 टाइम्स जो है लूप एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब j की वैल्यू 4 है तो 4 टाइम्स, j की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम्स, j की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स। तो इसका मतलब है जितनी j की वैल्यू होती है उतनी दफ़ा ही ये लूप एग्जीक्यूट होती है। फिर आप इन सब को टोटल ऐड कर दें, सम कर दें, 2 + 3 + 4, तो टोटल आपके पास आ जाएगा कि कितनी दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट होगी। तो कहने का मकसद ये है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेटा जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब डेटा की नेचर इस तरह हो कि ऑलमोस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो मैक्सिमम आपको कंपैरिजंस करने होंगे, मैक्सिमम मूवमेंट्स करनी होंगी, और फिर डेटा जो है वो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर आके इंसर्ट होगा, यानी ये लूप पूरी एग्जीक्यूट होगी, यानी ये जो वाइल है कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, और ये डेटा की मूवमेंट्स भी होंगी, कंप्लीट मूवमेंट्स होंगी, और इनिशियल पोजीशन पर आके ऑलमोस्ट जो है वो डेटा आके इंसर्ट होगा। यानी
कहने का मकसद ये है कि ये वाइल की लूप जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, और आप देख रहे हैं कि जे एवरी टाइम ये j टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। j की वैल्यू 2 थी तो 2 टाइम एग्जीक्यूट हुई, j की वैल्यू 3 थी तो 3 टाइम्स, j की वैल्यू 4 हुई तो 4 टाइम्स। इसमें 2 टाइम्स का मतलब ये कि 1 टाइम ट्रू के लिए 1 टाइम फॉल्स के लिए। जब आप 3 टाइम्स कहते हैं तो 2 टाइम्स ट्रू के लिए 1 टाइम फॉल्स के लिए, तो टोटल 3 टाइम्स हुए। और j की वैल्यू जब 4 होगी तो 3 टाइम्स ट्रू के लिए 1 टाइम फॉल्स के लिए, तो 3 + 1 4 टाइम्स, यानी जो j की वैल्यू होती है हेडर उतनी दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा j टाइम्स, तो बॉडी उसकी j-1 हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपका होगा, डेटा का नेचर इस तरह हो, डेटा की नेचर इस तरह हो कि वो ऑलमोस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो फिर ये लूप मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगी, कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, j टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर डेटा का ऑर्डर नेचर इस तरह हो कि ऑलमोस्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ये फिर जो है मिनिमम एग्जीक्यूट होगी, यानी हेडर ही एग्जीक्यूट होगा, वो भी सिर्फ एक दफ़ा, सिर्फ फॉल्स के केस में। तो लिहाजा जब आप समेशंस को सॉल्व करेंगे इस केस में, इंसर्शन सॉर्ट में, तो आपने ये देखना होगा कि डेटा की नेचर क्या है। तो इस डेटा की नेचर की बेस पर, इस नेचर ऑफ डेटा की बेस पर तो हम एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को कह सकते हैं बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस आपका उस वक्त बनेगा व्हेन डेटा इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, बेस्ट केस क्या बनेगा व्हेन डेटा इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर, और वर्स्ट केस क्या बनेगा व्हेन डेटा इन द एरे is almost in descending order। तो ascending order अगर है तो बेस्ट केस बनेगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास तो वर्स्ट केस बनेगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले हम बेस्ट केस एनालिसिस कर लेते हैं इस एल्गोरिदम का, और उसमें समेशंस को देख लेते हैं। बेस्ट केस एनालिसिस, इसमें हमारे पास समेशन की वैल्यूज़ क्या आएंगी डियर स्टूडेंट्स? देखिए समेशन j जो है व्हेन j = 2 to n, यानी हेडर की बात कर रहा हूँ ये मैंने आपको कहा है कि हेडर सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा जब डेटा ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो जब j की वैल्यू 2 होगी तो हेडर एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स के केस के लिए मैंने आपको बताया है, जब j की वैल्यू 3 होगी तो हेडर अगेन एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा फॉल्स के केस के लिए। जब j की वैल्यू 3 होगी तो हेडर एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा, वो भी फॉल्स के केस के लिए। अप टू जब j की वैल्यू n होगी तो हेडर एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा, वो भी फॉल्स के केस के लिए। और जो बॉडी ऑफ लूप होगी समेशन j = 2 to n, तो जब j की वैल्यू 1 होगी तो 1 - 1 ये बॉडी 0, जब j की वैल्यू 3 होगी तो अगेन 1 - 1 0, बॉडी एवरी टाइम 0 टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो 0 + 0 + 0 ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू 1। तो ये टोटल कितने 1 आपके पास आए हुए? 2 to n है, तो ये इसका मतलब है टोटल n - 1 होंगे। तो इन सारों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा n - 1। देखें ना, j की वैल्यू 2 थी तो 1, j की वैल्यू 3 1, j की वैल्यू 4 होगी तो 1, j की वैल्यू n होगी तो 1। तो क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए टोटल ये n - 1 वैल्यूज़ होंगी। इनको आप सम करेंगे 1 को तो आपके पास आंसर आएगा n - 1। तो ये आपके पास बेस्ट केस में फिर टाइम का फंक्शन क्या बनेगा? t ऑफ n = आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें तो ये आएगा c1 × n + c2 × n - 1 + c3 × n - 1 + c4 × समेशन j की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आई है? n - 1 वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। समेशन j - 1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 0।
तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी C5 इंटू 0, C6 इंटू 0 प्लस C7 इंटू n-1। तो अब आप मल्टीप्लिकेशंस कर लें, C1 C2 इंटू n माइनस C2 प्लस C3 इंटू n माइनस C3 प्लस C4 इंटू n माइनस C4 प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस C7 इंटू n माइनस C7। तो अब आप इन सब से n कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C7, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं इनको अलहदा कर लें, माइनस C2 माइनस C3 माइनस C4 एंड माइनस C7, और इन सारे कांस्टेंट्स को हम b के बराबर पुट कर देते हैं और इन सारे कांस्टेंट्स को सम करके a के बराबर पुट कर लेते हैं। तो ये जो टाइम का फंक्शन आएगा वो आएगा an प्लस b। आपको पता है कि जब n की पावर 1 और डिग्री 1 होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि बेस्ट केस में जो है इस एल्गोरिदम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा, इस एल्गोरिदम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा वो क्या होगा, लीनियर। यानी कहने का मकसद क्या हुआ, अगर ग्राफ से आपको समझाऊं, अगर मैं x एक्सेस पर वैल्यू ले लूँ n नंबर ऑफ इनपुट्स इन द अरे और y एक्सेस पर अगर टाइम ले लूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 10 है तो टाइम लेट्स सपोज इतना हमारे पास लग रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। n की वैल्यू जब 20 हुई तो टाइम इंक्रीज़ होगा उसके मुताबिक, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर n की वैल्यू जब 30 हो गई तो टाइम फर्दर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर पॉइंट आ गया। और सब पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन जो है ड्रा होगी। तो an प्लस b का मतलब ये है कि ये जो टाइम का जो फंक्शन है वो लीनियर है, तो कर्व लीनियर ड्रा होगी। यानी आप देख रहे हैं कि टाइम जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, जो आप n की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं आपका टाइम भी ग्रो कर रहा है उस रेशो से। तो इसको हम इस तरह कह लेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो इस एल्गोरिदम का बेस्ट केस में क्या होगा, लीनियर होगा। अब हम इसको वर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, जैसे हमने इसको बेस्ट केस के लिए सॉल्व किया समेशंस को, तो अब वर्स्ट केस के लिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं समेशंस को। तो वर्स्ट केस में देखें आप लोग क्या हमारे पास होगा। तो वर्स्ट केस मैंने आपको बताया कि जब आपका डेटा ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो फिर आप की जो लूप है मैंने आपको बताया कि वो मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगी। क्या मतलब, जब j की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, यानी 1 टाइम ट्रू के लिए 1 टाइम फॉल्स के लिए। जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी तो लूप मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगी 2 टाइम्स ट्रू के लिए और 1 टाइम फॉल्स के लिए। j की वैल्यू जब 4 होगी तो फिर ये लूप मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगी, यानी 3 टाइम्स ट्रू के लिए और 1 टाइम फॉल्स के लिए, तो 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी। j की वैल्यू जब 5 होगी तो ये 5 आएगी, अप टू जब j की वैल्यू n होगी तो यहाँ पर n आ जाएगा। तो ये एक सीरीज़ बन जाएगी 2 + 3 + 4 + अप टू n। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस सीरीज़ की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो या तो आप समेशन ऑफ सीरीज़ का जो है वो सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर लें, लेकिन अगर आप फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसको लॉजिक या इन्फ्रेंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर n टर्म्स हैं तो इसका सम आता है n × n + 1 / 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास है 2 + 3 + अप टू n, तो इस 1 को मैं इस साइड पर ले आऊँ इक्वेशन के, तो ये बनेगा n + 1 / 2 - 1, तो LCM आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा n² + n - 2। तो ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ आ जाएगा। तो सम ऑफ सीरीज़ होगा n² + n - 2 / 2। अब ये तो हो गया हेडर का जो है रनिंग टाइम। अब जो है हम j-1 के लिए समेशन j-1 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो देखें, अगर j-1 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या आएगा हमारे पास,
जब j की वैल्यू 2 होगी तो 2 माइनस 1 1 टाइम, जब j की वैल्यू 3 होगी तो 3 माइनस 1, क्योंकि मैंने कहा है कि जो ये बॉडी है वो सिर्फ ट्रू के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो हेडर अगर 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था तो बॉडी 1 टाइम, हेडर 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो बॉडी 2 टाइम, क्योंकि 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। जब j की वैल्यू 4 होगी तो 4 माइनस 1 3, यानी हेडर अगर 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो बॉडी 3 टाइम्स, और जब हेडर n टाइम एग्जीक्यूट होगा तो n माइनस 1 टाइम बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये सीरीज़ आ गई 1 + 2 + 3 + अप टू n माइनस 1। तो आप इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है तो आप उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई कर लें समेशन ऑफ सीरीज़ का। लेकिन अगर आप इसको लॉजिक या इन्फ्रेंस से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, आपको मैंने बताया कि n टर्म को सम करें तो आपके पास आंसर आता है n × n + 1 / 2। और अब अगर n की जगह पर मैंने n - 1 टर्म्स को ऐड करना हो तो फिर क्या होगा, जब यहाँ पर मैंने n को n - 1 के साथ रिप्लेस कर लिया तो यहाँ पर भी रिप्लेस कर लूँगा n को n - 1 के साथ। तो ये मेरे पास बन जाएगा n - 1 और ये n - 1 + 1 / 2, 1 1 कैंसिल, तो ये आएगा n × n - 1 / 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा n² - n / 2। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं, यानी जहाँ भी समेशन j है तो वहाँ पर आ जाएगा n² + n - 2 / 2, और जहाँ पर j - 1 है समेशन तो वहाँ पर आ जाएगा n² - n / 2 इसकी जगह पर। तो अब हमारे पास ये टाइम का फंक्शन क्या आ जाएगा, टाइम का फंक्शन हमारे पास आ जाएगा t ऑफ n = c1 × n + c2 × n - 1 + c3 × n - 1 + c4 × n² + n - 2 / 2 + c5 × n² - n / 2 + c6 × n² - n / 2 + c7 × n - 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप मल्टीप्लिकेशन जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा c1 × n, c2 × n - c2 + c3 × n - c3। तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा c4 / 2 n² + c4 / 2 × n, और ये 2 और 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो -c4 प्लस ये आ जाएगा c5 / 2 × n² - c5 / 2 × n प्लस c6 / 2 × n² माइनस c6 / 2 × n प्लस c7 × n माइनस c7। तो अब आप उसी तरीके से पहले आप n² कॉमन ले लें, फिर n कॉमन ले लें और फिर कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लें, और जितने ये कांस्टेंट्स आते हैं इनको a के साथ रिप्लेस कर दें, इसको b के साथ और इन कांस्टेंट्स को c के साथ। तो इक्वेशन बन जाएगी an² + bn + c। तो ये जो टाइम है ये आपके पास क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यानी वर्स केस में जब डेटा आपका ऑलमोस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो इसका बिहेवियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। यानी अगर आपके पास 10 डेटा आइटम्स हैं तो टाइम उसका हंड्रेड्स में आएगा, और अगर डेटा आइटम्स 100 हैं तो टाइम उसका जो है 100 का स्क्वायर होगा उसमें आएगा। यानी अब डेटा जो है वो जो टाइम है उसका जो है वो बड़ा रैपिडली इंक्रीज़ होगा। आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर n की वैल्यू अगर डेटा आइटम्स 10 ले, उसी तरीके से अगर आप ग्राफ करें n और टाइम का ये n वैल्यूज़ ले लें और टाइम ले लें, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो n की वैल्यू जब 10 लेंगे तो इधर टाइम जो है हंड्रेड्स में आएगा, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। और फिर जब n की वैल्यू आप 100 ले लें, यहाँ पर n की वैल्यू आप 100 ले लें लेट्स सपोज, तो 100 का स्क्वायर पता नहीं कहाँ पर वो पॉइंट आएगा, और जब आप इसको इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि टाइम जो है वेरी फास्टली ग्रो करेगा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो वर्स्ट केस में है इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, जबकि बेस्ट केस में जो है ये लीनियरली बिहेव कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको इस तरह कहूँ
आपको समझाने के लिए देखें, अब हमने 3 एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट एनालाइज कर लिए हैं। मैंने एक बबल सॉर्ट एनालाइज कर लिया आप लोगों के लिए। बबल सॉर्ट, अगर आपको याद हो, बबल सॉर्ट का जो रनिंग टाइम आया था हमारे पास वो आया था an² प्लस bn प्लस c। इसके बाद मैंने सिलेक्शन सॉर्ट को एनालाइज किया तो उसका भी जो रनिंग टाइम आया था वो आया था an² प्लस bn प्लस c। और अब जब इंसर्शन सॉर्ट को हमने एनालाइज किया है तो इसका बेस्ट केस के लिए जो रनिंग टाइम आया है वो हमारे पास आया है लीनियरली an प्लस b, जबकि वर्स्ट केस के लिए हमारे पास जो रनिंग टाइम आया है tn वो आया है an² प्लस bn प्लस c। तो यहाँ से देखें, आप देख सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का जो वर्स्ट केस में बिहेवियर है वो जस्ट लाइक बबल और सिलेक्शन सॉर्ट की तरह है, क्योंकि इन तीनों का जो रनिंग टाइम आ रहा है वो क्वाड्रेटिक में आ रहा है। तो बिहेवियर इनका, यानी आप कह सकते हैं कि जो इंसर्शन सॉर्ट है वर्स्ट केस में जस्ट लाइक बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट बिहेव करेगी, जबकि बेस्ट केस में ये इसका बिहेवियर अगर आप देखें, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देखें तो लीनियर है। तो यहाँ पर देखें बेस्ट केस में लीनियरली ये ग्रो करेगा टाइम और वर्स्ट केस में क्वाड्रेटिकली ये इंक्रीज़ करेगा। तो इसका बिहेवियर बाकी दो जो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम थे उनके साथ सिमिलर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इंसर्शन सॉर्ट का। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको जो है दोबारा से ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। जब इसको आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम में इन सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।